अब देखिए ध्यान से समझना। बहुत ध्यान से देखेंगे कि जैसे हम जो आरएएस का 4th पेपर लिखेंगे ना, उस आरएएस के 4th पेपर में हमें कोशिश करनी है 120 में से 100 नंबर लाने की। सब यही कहेंगे कि 120 में से 100 लाने। जब एक बात बताओ, 120 में से 100 लाने की तैयारी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इतने तो परफेक्शन होता नहीं है कि जितना सोचते हैं उतना नंबर आ जाता है। जब 100 की तैयारी करेंगे तो किसी के 70 आएंगे, किसी के 80 आएंगे, किसी के 75 आएंगे। होगा ना? बोलिए। जी सर। भाई आप एक बात बताइए, ये बहुत कहना आसान है, पढ़ाने वाले के लिए कहना बहुत आसान है, ये मत करो, है ना, इसको ऐसे कर लो, ऐसा हो जाएगा, है ना। 100 में से तुम्हें तो बस 90 नंबर लाना है। जब तुम 90 नंबर का ही टारगेट लेके चल रहे हो, 120 में से 90 नंबर लाना है, 120 में से 80 नंबर लाना है, जब टारगेट ही 30 नंबर कम, 25 नंबर कम, 40 नंबर कम का बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है 10-20 नंबर तो कम होंगे ही, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसके बराबर टारगेट पे पहुंच नहीं पाते ना एग्जाम में। एग्जाम का अपना एक नेचर होता है ना, वो उसी मोड में वर्क करती है। फिर एग्जाम हॉल से निकल के हमें कहना पड़ता है कि यार पेपर लेंदी था, 4th पेपर छूट गया। कोचिंगों में आते हैं जब आप, वहाँ पेपर डिस्कशन होता है या उनकी वीडियोस आती हैं, तब आपको दिलासा देते हैं इस बार का पेपर लेंदी था, पहले के धुरंधरों से भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है ना फाइनल, तो देखते हैं कि अरे यार एक छोटा सा बच्चा टॉप कर गया, एक छोटी सी अपने आसपास की लड़की, बच्ची, बच्चा, वो 4th पेपर में 130 प्लस नंबर ले आया, 140 प्लस नंबर ले आया। सुनने को मिलता है ना। हेलो। पता लगता है कि यार उसका तो हिंदी ही अच्छा था, इंग्लिश अच्छा नहीं था। या कई बार पता लगता है कि उसकी इंग्लिश ही अच्छी थी, हिंदी एवरेज थी। तो देखो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हम लोगों की इंग्लिश जो है वो बिलो एवरेज है। क्लियर मित्रों? हेलो। कि हमें जो इंग्लिश आती है वो औसत से कम आती है। क्लियर मित्रों? हेलो। जी सर। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है कि हम हिंदी को बेस्ट बना लें, हिंदी में नंबर हमारे 101 आ जाएं, 100 प्लस आ जाएं, 120 में 120 की तैयारी करेंगे तो 100 आराम से आ जाएंगे। फिर इंग्लिश में जो भी आप नंबर लेके आएंगे, 40, 45, 30, 35, 20, 25, तो आपको इंटरव्यू के बाद मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात होती है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम एक छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि जो लास्ट 10 ईयर में, लास्ट 10 ईयर्स में जो पेपर हुए हैं आरएस मेंस के, उस 10 ईयर्स के पेपर में हिंदी वाला जो पेपर है वो किस तरह से आया है। जो लेखन वाला भाग है मैं उसकी बात कर रहा हूं, अभी व्याकरण वाले की नहीं कर रहा हूं। ठीक है मित्रों? हेलो। हेलो। यस सर। ठीक है, हम तैयारी ऐसी करेंगे जो हमें खुद पता रहे कि यार हम तैयारी सही रास्ते पे कर रहे नहीं कर रहे। जैसे मैं पिछले वाली की बात करूं, 2021 की, एक पोर्शन पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से देखना और उसी मोड में तैयारी मेरे बात करनी है। 2021 की बात करें तो सबसे पहले निबंध वाले पोर्शन को उठाएं, तो निबंध में 3 निबंध के ऑप्शन आए थे आपको। 20 नंबर का निबंध था, एक लिखना था, 3 में से कोई एक लिखना था, है ना। और एक निबंध 20 अंक का था 2021 के पेपर में। पहला निबंध था उसमें राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव। क्लियर मित्रों? हेलो। यस सर। ठीक। दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया था सोशल मीडिया बनाम निजता, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी वगैरह की बात बहुत चलती है, निजता की बात। तो
पुत्तुस्वामी केस के बाद और इन सब के बाद सोशल मीडिया, प्राइवेसी, ये ऐसे टॉपिक हैं। सोशल मीडिया दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहा है, दुनिया भर के उसमें नवाचार हो रहे हैं, दुनिया भर की नई नई चीजें आ रही हैं, दुनिया भर के अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, बुरी कम है, ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो उन चीजों को लेकर भी एक अपने से एक सोशल इशू पूछ लिया। एक तीसरा ऑप्शन आया था, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग। दशा और दिशा, ठीक है। हेलो, देखो 3 टॉपिक आए थे हमें। राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, अपने को पता है कि राजस्थान का जो कल्चर है वो अनूठा है। राजस्थान की जो संस्कृति है वो अनूठी संस्कृति है, अनोखी संस्कृति है। यहाँ संस्कृति संस्कृति नहीं रही है, वो एक विरासत बन चुकी है। मानते हो या नहीं मानते? हेलो, अगर राजस्थान की संस्कृति पर निबंध दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान में एग्जाम हो रहा है। निबंध राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पर, राजस्थान के टूरिज्म पर, राजस्थान में जो भी सोशल और लीगल इश्यूज चल रहे हैं उन पर, राजस्थान में जिस तरह की जो भी नेचुरल क्लैमिटीज अगर कुछ हैं तो उन पर, जैसे यहाँ की जो भी प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, अकाल, जल, इनसे रिलेटेड आने की संभावनाएं रहती हैं। कल्चर एक बड़ा एस्पेक्ट लेके चलता है राजस्थान में, जिसने हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को एक हवा दी है। क्योंकि राजस्थान का जो कल्चर है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे वो यहाँ का आर्किटेक्चर हो, चाहे यहाँ का लिटरेचर हो, चाहे यहाँ का फोक डांस हो, चाहे यहाँ का फोक म्यूजिक हो, आप देखेंगे हर आयाम पर राजस्थान अपने कल्चर को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने में क्या रहा है, सक्षम रहा है। हर मंच पर राजस्थान का जो कल्चर है अपनी छटा बिखेर रहा है। ऐसा कोई क्षेत्रीय, राज्य स्तर का, राष्ट्र स्तर का या विश्व स्तर का मंच नहीं है जहां पर राजस्थान की संस्कृति ने अपनी भीनी भीनी जो खुशबू है वो नहीं पहुंचाई हो। लोगों को मोहित कर देने वाली संस्कृति है यहाँ की। क्लियर है मित्रों? तो उस संस्कृति से 20 अंक का क्वेश्चन आना, 20 अंक का जिसे आप निबंध कह रहे हो वो आना लाजमी भी बनता है। क्लियर? क्योंकि ये कल्चर ही है जिसने हमारे यहाँ के टूरिज्म को चला के रखा है। आज जिस तरह अर्थव्यवस्था काम करती है, उस अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का जिस तरह का योगदान है, तो हमारे लिए हमारे कल्चर को रिच बनाना और रिच बनाना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में इस तरह के टॉपिक्स को पूछा जाना क्या है, एक ट्रेंड में भी रहता है और पूछा जाना भी चाहिए। क्लियर मित्रों? हेलो, क्योंकि यहाँ पर नेशनल पार्क भी हैं, यहाँ पर बड़े बड़े फोर्ट्स भी हैं, पैलेस भी हैं, लेक्स भी हैं, दुनिया भर की चीजें हैं यहाँ पर। किले, महल, झीलें, बावड़ियां, कुछ मौसमी नदियां, यहाँ की पर्यावरण से संबंधित जो भी अभयारण्य, जैविक उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, और फिर यहाँ की जो भी रिलीफ फीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, एक अलग ही प्रकार का जो कल्चर तैयार करते हैं। उससे क्या है, राजस्थान में बहुत सारे सब्जेक्ट डेवलप हो जाते हैं निबंध के लिए। तो राजस्थान और राजस्थान से रिलेटेड निबंध आने की परंपरा रही है आरएस मीन्स के पेपर में, और इससे रिलेटेड एक निबंध आता है। इस पे अपन खूब डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ के लिखेंगे। एक आया ये सोशल मीडिया बनाम निस्ता। देखो एक सोशल इशू से रिलेटेड है, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है, और जोड़ा इस कद्र है कि लोग अपने बाह्य और आंतरिक द्वंद्व दोनों प्रकार के को, एक तो लोगों की तरफ, लोगों की साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही अपने अंदर की जितनी भी प्रतिभा है, अपने अंदर की जितनी भी और समस्या या
संभावनाएं, उस सब की बात कर सकते हैं लोगों से। बहुत अच्छा मंच है ना? लेकिन इसी मंच पर कुछ नकारात्मक चीजें भी चल रही हैं, जिन्होंने क्या किया है, लोगों की निजता में सेंध लगाई है। हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीज चल के आती है। अब कई स्टूडेंट ऐसा काम करते हैं, ये सोशल मीडिया बनाम निजता आया, सोशल मीडिया पर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं कि हाँ, ये सोशल मीडिया ही है जिसने आदमी की निजता को खत्म कर दिया है। ये सोशल मीडिया ही है जिसने बच्चों को बिगाड़ दिया है। ये सोशल मीडिया ही है जो महिला को वस्तु बना रहा है। ये सोशल मीडिया ही है जो युवाओं को तनाव दे रहा है। ये सोशल मीडिया ही है। तो देखो, अगर ऐसा होता, इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया में होती, तो हम सभी के मोबाइल में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में जो भी प्लेटफॉर्म है, उसका एक भी प्लेटफॉर्म नहीं होता, क्योंकि हम तो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे मानते हैं ना अपने आप को। बोलिए, मानते हो नहीं मानते? हेलो, जी सर। इसका मतलब ये है कि अगर हम पढ़े लिखे लोग, हम मतलब हम भारतीय, हम में से जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है, अगर वो सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि सोशल मीडिया एक गलत उद्देश्य के लिए लाया गया मंच नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो लोगों को चार दीवारी से बाहर निकालने वाला है, जो लोगों के बीच की सीमाओं को तोड़ने वाला है, जो बंधनों को काटने वाला है। अगर ग्लोबल विलेज का कहीं कॉन्सेप्ट है, तो वो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट जो है उसको साकार बनाने वाला है सोशल मीडिया। तो ऐसा नहीं कि निजता, राइट टू प्राइवेसी आपने पढ़ा है, निजता का अधिकार पढ़ा है, और आपने निजता के अधिकार के जो उल्लंघन हुए हैं उनको पढ़ा है। आपने देखा है कि किसी ने किसी की पोस्ट पर कुछ कर दिया, किसी की फोटो को लीक कर दिया, किसी की वीडियो को वायरल कर दिया, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ और अश्लील बात कर दी या कुछ और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। तो इन सबका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया कल्प्रेट है, सोशल मीडिया ने ही सारी चीज बिगाड़ी है। तो निजता और सोशल मीडिया यहाँ पर वर्सेस है कि सोशल मीडिया वर्सेस प्राइवेसी, लेकिन इसका मतलब कतई ये भी नहीं है कि आपको सोशल मीडिया की 60% बुराई करनी है। क्लियर मित्रों? हेलो, जी तो सर। सोशल इशू है, अब वो सोशल इशू सोशल मीडिया पर आ गया तो अच्छी बात है। सोशल इशू तो बलात्कार पर भी आ सकता है, क्योंकि बलात्कार भी एक सोशल इशू है। सोशल इशू कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर भी आ सकता है। सोशल इशू भ्रष्टाचार भी सोशल इशू है। आज अगर आप देखो तो भ्रष्टाचार भी क्या है, एक सामाजिक मुद्दा है। भ्रष्टाचार पर भी निबंध आ जाए, निबंध अगर आप देखें तो एजुकेशन पॉलिसी पर भी आ जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर निबंध आ जाए। निबंध किसी भी सोशल इशू पर आए, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर आए, उस मुद्दे पर आप एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखेंगे, एक अपना सही विजन रखते हुए उस पर लिखेंगे। और देखो, अपने निबंध है बहुत छोटा सा, मात्र 250 शब्द का, मात्र 4 पन्नों का, समझ रहे हो? उस 4 पेज के निबंध में क्या लिखोगे और क्या छोड़ोगे? बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर दी तो भी नंबर नहीं मिलेगा, बहुत सतही किस्म का, लोकल किस्म का लिख दिया तो भी नंबर नहीं मिलेगा। हमें लिखना है टू द पॉइंट। सोशल मीडिया बनाम निजता पूछा है, हम सोशल मीडिया को समझाएंगे, इस तकनीक को समझाएंगे, ये लोगों के बीच क्यों लोकप्रिय है इस चीज को समझाएंगे, लोगों के बीच लोकप्रिय होकर किस तरह लोगों के जीवन को सहज बनाया इस चीज को समझाएंगे। फिर उसके बाद निजता को देखेंगे, निजता के अधिकार को देखेंगे, संविधान के पक्ष को देखेंगे, फिर इस निजता के उल्लंघन को देखेंगे, और उल्लंघन में सोशल मीडिया क्या कर रहा है उस चीज को देखेंगे। फिर जहां जहां पर सोशल मीडिया ने किसी की निजता का उल्लंघन किया है, वहां वहां पर इस पर लगाम कसने की बात कहेंगे। हमारे यहाँ पर लगाम कसने के कौन कौन से साधन है, कौन कौन से अधिनियम है, कौन कौन से नियम है, उन सब की बात करेंगे। हमारा प्रशासन कैसा है, पुलिस तंत्र कैसा है, साइबर सिक्योरिटी कैसी है, उन सब पर बात करेंगे। उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी है तो उसके पॉइंट्स पर बात करेंगे। और ऐसा करके हम एक निबंध को, इसको एक बढ़िया सा रूप देके, बढ़िया सा आकार देके, उस सबसे पहले जितनी भी निबंध लिखने की जो टेक्निक्स हैं, निबंध का जो सिनॉप्सिस बनाया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर बात करते हुए फिर हम एक बेहतर सिनॉप्सिस बना के अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे। क्लियर है? तो कोई भी सोशल इशू आए,
नो मैटर वो सोशल मीडिया है, नो मैटर वो कोई और इशू है, कोई एजुकेशन का है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट का है, या फिर और कोई मान लो करप्शन का है, या फिर मॉब लिंचिंग का है, कोई भी। जैसे कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप आया हुआ निबंध है राजस्थान में, आरएस मीन्स में सोशल इशू है। ये रिपीटेड निबंध था, ये उससे जस्ट 1 साल पहले जो आरजेएस की एग्जाम हुई थी उसमें आया था, फीमेल फोर्टिसाइड ए कल्चरल ब्लेमिश। समझ रहे हो? हेलो, मेरी बात यस समझ सर। पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। तो क्या है कि सोशल इशू कोई भी आए, बहुत सधी हुई दृष्टि से, सदे हुए सोच के साथ, एक बढ़िया सिनॉप्सिस के साथ हमें कंटेंट देना है, जिससे सामने वाला चेक करे तो उसे हवाबाजी ना लगे। आप में से अभी इस टाइम पे क्या करेंगे, कुछ लोग मार्केट में जाएंगे, 20 नंबर के निबंध के लिए निबंध की बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें खरीद लाएंगे, फला कोचिंग की पुस्तक, फला पब्लिकेशन की पुस्तक, फला कोचिंग की पुस्तक। बाद में क्या होगा, उसके बड़े बड़े 2,500 हजार शब्द के, 2-2 हजार शब्द के, 1500-1500 शब्द के निबंध पढ़ लोगे, एग्जाम में हवा नहीं लगेगी कि अब लिखें क्या और छोड़ें क्या, क्योंकि यहाँ तो क्या है, मात्र 4 पेज हैं, 4 भी नहीं है पूरे से, 3.5 ही है लगभग लगभग। ऐसी स्थिति आपकी ना बने कि आपको वहां कंफ्यूजन हो जाए, इसके लिए बहुत सदा हुआ निबंध अपन तैयार करेंगे। तीसरा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा, दशा और दिशा। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उस 2020 पॉलिसी में रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर, मातृभाषा में शिक्षा को लेकर कई बात की गई है। तब से मातृभाषा को लेकर और मातृभाषा में शिक्षा को लेकर, रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन को लेकर, प्राइमरी, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सबको लेकर बात की जा रही है। तो ये भी एक तरह का सोशल इशू ही है। और ऐसे में क्या है कि अगर इस तरह के टॉपिक अपन को आ रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक राजस्थान का 2 सोशल इशू के, बोलिए हाँ या ना। हेलो यस सर। हेलो, ठीक है। अब मैं दूसरा पेपर खोलता हूं, 2021 से पहले एग्जाम हुआ 2018 का, ठीक है, मींस का। क्लियर मित्रों? हेलो, 2018 मींस में पेपर आया है, ये मैंने क्या है, अभी मेरे पास वो बोर्ड है नहीं, तो ऐसे ही खोल खोल के मैंने प्रिंट निकाला है। 2018 मींस में निबंध आए थे 3। पहला आया था राजस्थान में पर्यटन, कॉलन विकास के नए आयाम। विकास के नए आयाम। क्लियर? ओके जी। तो न्यू डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट देखना था, किससे? पर्यटन से। कहां पर? राजस्थान में। क्लियर है मित्रों? हेलो, यस सर। राजस्थान में क्या पूछा है? टूरिज्म को पूछा है। और टूरिज्म केवल नहीं पूछा, ये जो विकास के नए आयाम लेकर आया है, जिससे हमारी टूरिज्म पॉलिसी एक डेवलप की है। टूरिज्म पॉलिसी के बाद और पर्यटन किस तरह से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कैसे पर्यटन को हमने उद्योग का दर्जा दिया, कैसे पर्यटन ने हमारे यहाँ की होटल इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ के कस्बों को, हमारे यहाँ के रूरल एरिया को कैसे डेवलपमेंट दिया है, कैसे इससे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और कैसे हमारा कल्चर राजस्थान की सीमाओं से बाहर अब देश और विदेश की सीमाओं में जाकर अपनी छटा बिखेर रहा है। ये सब, और इन सब के बाद इस पर्यटन की वजह से हमारे यहाँ पर किस तरह इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और यहाँ के लोगों को किस तरह आजीविका मिल रही है, ये पूरा का पूरा आपको राजस्थान से रिलेटेड ही लिखना है। बहुत ईजी बात है। हम पूरा जीके के पेपर में फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं, सेकंड पेपर पढ़ते हैं, थर्ड पेपर पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान की बात उसमें डोमिनेंट रहती है ना? बोलो भाई, आपको फर्स्ट पेपर भी देना आरजेएस आरएएस का, सेकंड भी देना और थर्ड भी देना है, और तीनों में राजस्थान रिलेटेड जीके आप पढ़ते हो। टूरिज्म अपने आप में, आप जैसे राजस्थान को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, उसमें टूरिज्म अपने आप में एक लेसन होता है। अगर आपका वो लेसन बहुत अच्छे से तैयार है और आपको कल्चर आता है अच्छे से, जो आपने राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ा है, आप बताइए कि आप इस पे लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे? जो लिखा भी लोगों ने, रैंक तक बनाई, बोलिए हाँ या ना। हेलो, तो हम कह सकते हैं कि एक राजस्थान का यहाँ भी है 2018 में भी,
फिर उसके बाद दो निबंध आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज। तीसरा आया भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, ठीक है, उपादेयता और संभावनाएं। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, वही सोशल मीडिया और सोसाइटी। सोसाइटी किस तरह सोशल मीडिया को अपना रही है, किस तरह सोशल मीडिया ने समाज में अपनी जगह बनाई है, समाज का प्रत्येक वर्ग सोशल मीडिया से किस तरह लाभ ले रहा है, समाज को किस तरह इस सोशल मीडिया ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विकसित बनाया है, लोगों से जोड़ा है, आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है, तो ये सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है। फिर इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से कुछ समस्याएं अगर उत्पन्न हुई है तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, और उन समस्याओं के समाधान कौन कौन से, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी चीजें, ये सारी बात वही सोशल इशू। बोलो हाँ या ना, बोलिए जी सर। हाँ या ना तो करो। फिर आया जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म आप मेंस में पढ़ते ही हो, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से पढ़ते होंगे, बुक से, कोचिंग वाले भी पढ़ाते होंगे आपको। अब जुडिशियल एक्टिविज्म, अब जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या है, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छी बात है जी, लेकिन जुडिशियल रेस्टोरेंट भी बना रहना चाहिए, न्यायिक सक्रियता के साथ न्यायिक संयम भी रहे। अब न्यायिक सक्रियता की संभावना और उपादेयता दोनों बतानी है, बताएंगे दोनों, लिखने के लिए बहुत कम जगह है अपने पास और बहुत कम समय। ऐसे में हमें जुडिशियल एक्टिविज्म बताना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कब से आया, क्या पीआईएल के बाद से जुडिशियल एक्टिविज्म आया, क्या पीएन भगवती का इसमें रोल रहा, क्या जुडिशियल एक्टिविज्म किस किस जगह है, क्या जुडिशियल एक्टिविज्म सेपरेशन ऑफ पावर का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्या जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से ऐसा तो नहीं लग रहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में टांग अड़ा रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं और ज्यादा जुडिशियल ओवर रीच हो जाए। समझ रहे हो, हेलो, दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में एक साथ घूम जाएंगी। लेकिन अपन देखो, अब ये लीगल इशू है, लीगल इशू आ गया चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लीगल इशू पे भी क्या है, अपन 5 7 10 टॉपिक लीगल इशू के पढ़ेंगे, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ लिया, है ना, जैसे अपन ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पढ़ ली, जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड पढ़ लिया, है ना, ओके, न्याय होता हुआ नहीं, होता हुआ न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, ये पढ़ लिया, या फ्री लीगल एड निशुल्क विधिक सहायता पढ़ लिया, या कुछ ऐसे जो लीगल इश्यूज हैं, ओके, हेलो, या भारतीय न्यायपालिका की महिला सशक्तिकरण में भूमिका, कुछ इस टाइप का पढ़ लिया, या भारतीय न्यायपालिका, है ना, नवाचारों की या फिर नवाचारों से छोड़ो, आजकल तो जिस तरह की बात चल रही है, जिस तरह न्यायपालिका ने किया है, वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, आभासी न्यायालयों के बारे में पढ़ लिया, है ना। तो ये दुनिया भर की जो चीजें हैं, हम क्या कर सकते हैं, लीगल इश्यूज में 8 10 लीगल इश्यूज पढ़ेंगे, उनसे अपना एक निबंध अगर कोई आता है तो अपनी तैयार हो जाएगा। क्लियर है मित्रों, बोलो नीता जी, हेलो, जी सर। ठीक है। तो देखो टॉपिक लीगल इशू आया, सोशल इशू आया, राजस्थान आया। अब अपन देखते हैं 2016 का पेपर। अभी मैं निबंध वाले टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें अपन देख रहे हैं कि अपने को निबंध कैसे कैसे, अपन सबकी बात करेंगे, क्योंकि देखो बिना है ना, वो अपने को कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो बिना हमने किसी रणनीति के किया है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, एग्जाम में समय ज्यादा लगेगा लिखने में, स्थान भी कम बचेगा, नंबर भी कम आएंगे। एग्जाम के बाहर निकलने के बाद, एग्जाम से बाहर निकलने के बाद कोई रिग्रेट ना रहे, इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 2016 में पेपर आया, और 2016 में मैं देख के लेता हूँ कि ज्यादा पन्ने तो नहीं पलट गई, है ना। एक सेकंड होल्ड करना, एक इंपॉर्टेंट कॉल है।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो हेलो अनीता जी, सर। आवाज आ रही है? ठीक जी ठीक। सर। हाँ संगीता, ठीक है ना? तो देखो ये 2018 में आया था। अब 16 का देखते हैं। 16 में जो हमारे क्वेश्चन आया, मतलब निबंध का क्वेश्चन ही मैं इसलिए बोलूंगा उसको, क्योंकि अपने यहाँ तो ये निबंध थोड़ी है, क्वेश्चन ही एक तरह के छोटे 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 लिखने होते हैं। अब देखो पेपर कैसा आएगा ये कोई भी आपसे नहीं कर सकता, समझ रहे हो? ये फैकालॉजी होती है। मैंने कहा वैसा आया, मैंने कहा वैसा आया, मैंने कहा वैसा आया, हमने कहा था वही क्वेश्चन आया। 150 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन के तुक्के बिड़ गए, है ना, कि हमारी कोचिंग से आया, हमारी कोचिंग से आया, वो तो सबकी कोचिंग से ही आएंगे। ले दे के चीजें वही हैं, जीके में करंट में बदलती हैं। तो ऐसे ही क्या हिंदी में भी मेरी पुस्तक से आया, मेरी पुस्तक से आया, सबकी पुस्तक से आएगा हिंदी में, क्योंकि मार्केट में जितनी भी गाइड चल रही हिंदी की सबसे आएगा, क्योंकि संधियों के शब्द वही है, पर्यायवाची वही है, विलोम वही है, पारिभाषिक शब्दावली गवर्नमेंट वाली आती है, मुहावरे लोकोक्ति वही है। तो इसलिए फंसना नहीं होता। अब देखिए वहां 50 नंबर में से भी अपने को 50 की तैयारी करनी है। इधर अपन 120 जो ये 70 नंबर है, इन 70 पर भी बहुत गहन अध्ययन करेंगे, है ना? तो अब जैसे क्या 2016 में क्या हुआ, ट्रेंड थोड़ा सा बदल था। कैसे? वहां पर निबंध एक ही दिया ऑप्शन में। क्या था निबंध? जनसंचार माध्यम और हिंदी, दशा और दिशा। देखो हमने देखा कि 21 वाले में, 2021 वाले में मातृभाषा का पूछा, फिर 2016 में किसका पूछा है? वही हिंदी भाषा का पूछा है, भाषा का। बोली हाँ या ना? और ये पूछा मित्रों 10 अंक का मात्र। कितने अंक का? हेलो, हाँ ना तो करो। जी सर। हेलो, ये पूछा मात्र 10 अंक का, सर समझ रहे स्क्रीन हो? नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं सर। सभी को नहीं दिख रही या इनको ही नहीं दिख रही? नहीं सर, सर, मुझे हमें तो तो दिख दिख रही है। सर, मुझे भी दिख हाँ रही तो है। आपके कोई नेटवर्क का इशू हो गया होगा, नेटवर्क आपके यहाँ से चला गया होगा। आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एक बार बैक जाके, ठीक है? हेलो हेलो, जी हाँ ना सर। तो करो, कोई मेरी आवाज आ रही है ना? देखो मैं जी आपको सर। बताऊं 16 वाले पेपर में क्या हुआ। 16 वाले पेपर में 70 नंबर किस तरह पूछे कि 10 नंबर का संक्षिप्तीकरण आया, क्लियर? हेलो, 10 नंबर का पल्लवन आया, क्लियर? हेलो, हाँ ना तो करो। जी सर। यस सर। 10 नंबर का एक लेटर आया पुलिस अधीक्षक अजमेर को, एक पत्र लिखना था जिसमें अपराध, बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने की रिक्वेस्ट करनी थी। 10 नंबर का एक डेमी ऑफिशियल लेटर आया, अर्धशासकीय पत्र आया, समझ रहे हो, जिसमें कॉलेज विश्वविद्यालय के कुलपति को कुछ लिखना था। फिर 10 नंबर का एक और लेटर आया। देखो एक संक्षिप्तीकरण, एक पल्लवन, एक अपने आया, है ना, ये एक लेटर, फिर एक डेमी ऑफिशियल लेटर, और एक अपने आया क्या, जिला शिक्षा अधिकारी मानते हुए अपने अधीनस्थ संस्थाओं को आवश्यक लेखन तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए एक टेंडर लिखो, निविदा लिखो। क्लियर मित्रों? हेलो, 30 जी और 20 सर। 50 तो यहाँ हो गए, ठीक है? हेलो, जी सर। ठीक। अब अपनी क्या हुआ, फिर आया निबंध। एक सेकंड, शायद ये प्रिंट नहीं हो पाया है गलती से, नहीं नहीं है, प्रिंट है ना। फिर एक निबंध आया, 30 और 20 50 ये हो गए। फिर अपनी एक 10 अंक का निबंध आया, जनसंचार माध्यम हिंदी, दशा और दिशा। क्लियर है मित्रों? हेलो, जी सर। और दूसरा आया, ये मैंने पेपर की प्रिंट निकाल रखी है, भारत की वर्तमान विदेश नीति, 10 अंक का। भारत की वर्तमान विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो करंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया थी वो पूछी इन्होंने, और ये 10 अंक की पूछी। और मित्रों इसमें बात जानने वाली ये थी, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या थी, कि ये दोनों 10-10 अंक के निबंध हैं, लेकिन पेज मात्र 2-2 हैं। कितने हैं पेज?
मात्र 2-2 पेज। अब 2 पेज में कोई निबंध लिख सकता है? मतलब मैं लाइन गिन के बता दूं कितनी है कॉपी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 18 दूना 36, 36 लाइन में आपको 10 अंक का निबंध लिखना है। निबंध लिखना है, निबंध, आंसर नहीं लिखना। 36 लाइनों में, 36 लाइन में पर लाइन एवरेज पकड़ लेते हैं 8 शब्द, तो कितने हो गए? 8 या 24, 240। बोलो हाँ या ना? हेलो, 30 लाइनों में 240 हो गए, और 6 लाइनों में 8 छिंग 48, 240 और 40, 280 और 8 88, मतलब अधिकतम आप 288 शब्द लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना? जी सर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइए। अगर बहुत छोटा छोटा लिखोगे आप, 8 शब्द जो गिनने वाले शब्द हैं, सहायक क्रिया और इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तो ये तो संकट हो गया गुरु। संकट क्यों हो गया? क्योंकि शब्द, जब 20 अंक का निबंध आता है तो 250 शब्द का लिखना पड़ता है। ये था 10 अंक का और इसमें शब्द सीमा दी थी 100 से और 150 शब्द, और निबंध और लिखना है आपको 2-2 पन्ने में। इसे कहते हैं दोहरी मार पड़ना। ट्रांसलेशन आई नहीं थी, समझ रहे हो? हेलो, बच्चे खुश हो गए जी सर। हिंदी मीडियम के? अनिल कमल बोलो। हाँ बोलिए नीलकमल जी, में क्लास चल रही है ना, क्लास क्यों नहीं ले रहे? अरे वो आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है, आपके कुछ नेटवर्क का इशू होगा, है ना? आपकी नेटवर्क का इशू है, सबको आवाज आ रही है ना? हाँ, लॉग आउट होके लॉग इन कर लो वापस। आपको सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, जी जी सर। सर। हाँ ठीक है। तो देखिए, अब इस 10-10 नंबर के निबंध अगर इस बार भी आ जाएं, इमेजिन करके चलो कि ट्रांसलेशन भी आ जाए 10 नंबर की, 2 लेटर भी आ जाए 10 नंबर के, 10 नंबर का पल्लवन आ जाए, 10 नंबर की संक्षिप्तीकरण आ जाए, और 2 निबंध आ जाए 10-10 नंबर के, एकदम भौकाल मच जाएगा वहां पे। और यार पेपर लेंदी आ गया, पेपर लेंदी आ गया, लोग डर के मारे पेपर छोड़ के आ जाएंगे, और फिर मौका मिल जाएगा लोगों को, देखो पेपर लेंदी था, हमने कहा ही था फोर्थ पेपर बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, जबकि कोई अच्छे से तैयार नहीं करवाएगा आपको। सब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर पे मास्टरी किए हुए हैं, वही तैयार करवाएंगे। फोर्थ पेपर फिर आपके भरोसे छोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और फोर्थ पेपर में तैयार करवाने के नाम पे क्या तैयार होता है? संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। समझ रहे हो? हेलो, क्या तैयार होता है? संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। 12 नंबर का मैटर सब तैयार करवाते हैं 1 महीने तक। समझ रहे हो? या फिर तैयार करवाएंगे 10-10 नंबर के 2 लेटर, क्योंकि उनमें मास्टरी हासिल है कि लेटर कैसे लिखना है। क्लियर है मित्रों? हेलो, जी सर। जी सर। पर कोई ये नहीं बताएगा कि अगर 20 नंबर का निबंध की जगह 10 नंबर का निबंध आ गया तो उस 10 में कितनी बातें लिखें कि 10 में से 8 मिल जाए, कि 10 में से 9 मिल जाए। समझ रहे हो? और फिर क्या कहेंगे? निबंध में तो नंबर आते ही नहीं है। मैं आपको पहले भी कॉपीज बता चुका हूं टॉपर्स की। आपने देखा ना कितनी गलती होती है अनुवाद में, कितनी गलती होती है निबंध में, कितनी गलती होती है पल्लवन और संक्षिप्तीकरण में। तो वो हमसे ना हो। अगर इस तरह का वज्रपात हमारे ऊपर हो जाए, मैं इसे वज्रपात ही कहूंगा, क्योंकि वहां पर एकदम से आइडिया था 20 नंबर के निबंध का, 10-10 नंबर के 2 आ गए। अब क्या करोगे बताओ? और मान लो यहाँ पे 20 नंबर का ही निबंध आया और वहां पर 5-5 नंबर के 2 पल्लवन आ गए, तो 75-75 शब्द के 2 पल्लवन आ गए, तो लिखने पड़ेंगे ना? बोलिए। जी सर। जी सर। वो एग्जामिनर है, वो मालिक है, नौकरी आपको लेनी है, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार होना है। आपको छोटे पल्लवन भी लिखने आने चाहिए, आपको बड़े पल्लवन भी लिखने आने चाहिए, आपको बड़े निबंध भी लिखने आने चाहिए 250 शब्द के, 300 शब्द के, और आपको 100-150 शब्द का निबंध भी लिखना आना चाहिए। समझ रहे हो? हेलो, जी सर। अब इसमें ऐसा नहीं कि लिख दी 4 पंक्ति बढ़िया बढ़िया सी महिला सशक्तिकरण पे, बढ़िया बढ़िया सी पंक्ति लिख दी जुडिशियल एक्टिविज्म पे, बढ़िया बढ़िया सी पंक्तियां सोशल मीडिया पर लिख दी, पता लगा 6 लाइन तो आपने वो पंक्ति लिखने में ही खत्म कर दी, फिर निबंध में नंबर कहां से पाओगे? तो उनसे काम नहीं चलेगा फिर ऐसे निबंधों में। कोई कहेगा डायग्राम बनाओ, कोई कहेगा डायग्राम मत बनाओ, कोई कहेगा ये बनाना है, कोई कहना है वो। तो भाई ये तो स्ट्रेटजी खराब हो गई एग्जाम में। सोच के गए थे 20 का, आ गया 10 का, और 2 और आ गए,
और ऑप्शन और नहीं है, लिखना यही है और अनिवार्य और अवसर लिखना है, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। मेरी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट थी क्लास में, अलाइड नहीं सॉरी प्रॉपर सर्विस में, वीडियो लगी हुई है, दिशी शर्मा, तो उसने मुझे आफ्टर एग्जाम फोन किया है ना, और एग्जाम में जब वो दे के आई एग्जाम में शायद 2016 वाला एग्जाम जब उन्होंने दिया, इंटरव्यू 2016 में भी दिया था, 2015 वाले में सेलेक्ट हुई थी वो, वीडियो की पोस्ट मिली उन्हें ना, और उसके बाद जब दिया तो हिंदी के पेपर को वो भी छोड़ा, ये वाला पेपर। उनको पता ही नहीं लगा कि दोनों बंदे एक सोच के एक लिख के वापस आ गए थे, समझ रहे हो। शायद उन्होंने 18 वाले में भी एक गलती कर दी थी कि उनके कोई मिसप्रिंट था, पता नहीं क्या था, उनको ना ये ही नहीं पता लगा कि पल्लवन आया है या निबंध आया है, समझ रहे हो। हेलो, मैं सेलेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूं। मेरी क्लास में जो अभी भी अपनी क्लास में आएंगे, अभी बच्चे लगे हुए हैं, कुछ इंटरव्यू वगैरह दे के फ्री हुए हैं, तो वो 2, 5, 10 दिन अपना टाइम अच्छे से निकाल रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, वो खुद आपके साथ शेयर करेंगे कि हिंदी में किस तरह से उनके नंबर कटते हैं और इस हिंदी में किस तरह से उनका पेपर रह जाता है, कुछ छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से, कुछ रणनीति के अभाव की वजह से। समझ रहे हो आप बात को। हेलो, आप ये क्यों सोच के जाते हो कि जो पिछले साल पेपर आया सेम वैसा ही आएगा, उसी ट्रेंड पर आएगा। मान लो ट्रेंड चेंज हो गया तो फिर क्या करोगे, बोलिए। हेलो, जी सर। मान लो कि आप सोचिए 16 के पेपर में ट्रांसलेशन ही नहीं दी, 3 पत्र दे दिए, अब लिखते रहो बैठे बैठे, जबकि ट्रांसलेशन इतनी छोटी सी होती है, थोड़ा सा लिखने पे पूरे 9 नंबर आप ला सकते हो। अनुवाद है, मैथमेटिक्स की तरह नंबर होता है, सही लिखा है, शुद्ध लिखा है, एकदम नंबर मिलेगा। तो क्या है, रणनीति बनानी एक ऐसी है जो किसी भी तरह का पेपर आ जाए ना तो उसमें काम कर जाए। क्लियर है मित्रों। हेलो, अब यहाँ पर भारत की वर्तमान विदेश नीति पूछ ली। अब जिसका इंटरनेशनल रिलेशन आईआर अच्छा था पेपर 3rd का, जिसने पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़ी, आईआर बहुत अच्छा पढ़ा, वो इसमें 10 में से आराम से 6-7 कमा गया होगा। अब साला दिक्कत तो ये है ना कि वर्तमान विदेश नीति पूछी और आप नेहरू जी से चालू कर लो तो भी दिक्कत है, क्योंकि 10 नंबर के अंक में अगर नेहरू जी से चालू करोगे तो फिर नंबर कहां पे मिलेगा, क्योंकि करंट फॉरेन पॉलिसी पूछ रहे हो। करंट फॉरेन पॉलिसी में तो मोदी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ है पेपर, और मोदी जी के गवर्नमेंट में क्या हुआ, डिप्लोमेटिक शिफ्ट हुआ था, बोलो हाँ या ना। हेलो, अब आपको तो करंट फॉरेन पॉलिसी लिखना है, 2016 में आपको लिखनी है, और आपको सरकार बनी है आपकी 2014 में, 14 से 16 के बीच की करंट फॉरेन पॉलिसी, और पिछली गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में कुछ दोष थे तो वो दोष भी लिखने थे, बोलो हाँ या ना। हेलो, जी सर। तो देखो ये तो एकदम आउट ऑफ रीच चीज हो गई कि यार हम तैयार तो करके गए थे राजस्थान पे, यहाँ राजस्थान ऑप्शन में ही नहीं है। हम तैयार करके गए थे सोशल इश्यूज पे, यहाँ सोशल इश्यूज ही नहीं है। यहाँ तो जनसंचार माध्यम और मतलब हिंदी की दशा और दिशा पूछ ली। अब जनसंचार माध्यम में भी कौन से देखने हैं, क्या आपको केवल ऑडियो देखने या ऑडियो विजुअल दोनों देखने, या और कोई से कम्युनिकेशन के मीडियम जो होते हैं वो देखने। अब इसमें भी दुनिया भर की बातें होने को, तो अब हिंदी की पूरी दशा बतानी है और दिशा भी बतानी है। किसके साथ, इन जनसंचार माध्यमों के साथ। लिखने को बहुत कुछ है पर लिखना मात्र 100 शब्द में, 150 शब्द में। तो एक निबंध कैसे संक्षिप्त किया जाए, उसको किस तरह सीमाओं में बांधा जाए कि वो निश्चित रूप से बंधा हुआ लगे और निबंध के सभी मानकों पर खरा उतरे, तो नंबर पूरे मिलेंगे। नहीं तो फिर वही ले दे के 10 में से कितने मिलेंगे, 3, 2, 4। हम कहेंगे यार एक एवरेज नंबर तो आ गए। कोचिंग वाले जहां से आप पढ़े हो वो भी कहेंगे अरे यार अच्छे नंबर है, 4 नंबर आए 10 में से, रहे बहुत नंबर आ गए, बढ़िया नंबर आ गए, अपने मौज करो, बढ़िया हो गया। लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, सिलेक्शन तो फिर अलाइड पोस्ट ही मिली ना, बोलो हाँ या ना। हेलो, जी सर। आपको तो उन लोगों से भी लड़ना है ना जिनकी कोई सिफारिश लग के, जिनको इंटरव्यू में 80 नंबर आते हैं, 82 नंबर आते हैं, 85 नंबर आते हैं। उसको कोई ना बताएगा आपको कि मेरे 85 नंबर आए इसलिए मुझे अकाउंट सर्विस मिल गई, कि इसलिए मुझे एसडीएम मिल गया। आपको सपने दिखाएंगे मेंस की एग्जाम के कि अब की बार मेंस अच्छे से करो, इस बार हम नई टेक्निक से पढ़ाएंगे, आप मेंस बहुत अच्छे से करना। अरे खुद का मेंस भी तो तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ था भाई, खुद तो तुम इंटरव्यू में सेटिंग लगवा के और नंबर लाए हो, तो काहे मिसगाइड कर रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे किसी मिसगाइड करने वाले से हमें बरगलाया नहीं जा सके, उसके द्वारा हमें उल्लू ना बनाया जा सके, इसलिए खुद की
अपनी परफेक्ट रणनीति बना के अपने को चलना पड़ेगा। अगर पेपर ये आ गया तो मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार वो ट्रांसलेशन गायब कर सकता है, तो हो सकता है 2023 में 2 ट्रांसलेशन दे दे और एक पत्र गायब कर दे। बोलो हाँ या ना? फिर क्या कहेंगे हिंदी मीडियम वाले कि आजकल हिंदी भाषा का असम्मान हो रहा है, भारत में हिंदी भाषा की इज्जत नहीं है, ये कहोगे? भैया उनको 2050 के लिए 2060 के लिए आईएएस तैयार करना, आरएएस तैयार करना है। उनको आज 2023 के लिए आरएएस नहीं बनाना, उनको 2050 में आने वाली संभावनाएं जो हैं, 2050 में आने वाली जो चुनौतियां हैं, 2050 में आने वाली जो समस्याएं, उनके लिए एक आरएएस ऑफिसर तैयार करना है। तो वो पेपर चाहे जितना डायनेमिक बना सकते हैं, पेपर चाहे जितना अपनी शर्तों पे बना सकते हैं, सिलेबस दिया है। समझ रहे हो बात को? हेलो, जी सर। जी सर। उसमें कहीं भी लिखकर सिलेबस में ये नहीं दिया है कि जो ये 5 चीजें हैं कि संक्षिप्तीकरण, पल्लवन और ये केवल यही आएंगे। हो सकता है वो अंक बांटे हुए हैं, उनको दे दे कि मैं तो संक्षिप्तीकरण नहीं दे रहा, इस बार 2 पल्लवन दूंगा। तो भैया ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें, अपने को तैयार रखें। फिर 2016 में एक स्पेशल एग्जाम हुई थी, क्लियर है मित्रों? हेलो जी सर। हेलो, उसका ये पेपर था, है ना? 2016 में एक और एग्जाम हुई थी मेंस की, उसमें निबंध क्या आया? उसमें भी 10-10 अंक के 2 निबंध आए मित्रों, क्लियर है? हेलो, जी सर। उसमें लेटर आए 1 2 3 लेटर आए उसमें, और पल्लवन आया और संक्षिप्तीकरण आया, उसमें अनुवाद नहीं आया। क्लियर है मित्रों? हेलो, इसमें क्या था? जी सर। इसमें एक टॉपिक था भारतीय खेल परिदृश्य, दशा एवं दिशा। समझ रहे हो? यहाँ कोई पेपर बनाता है उसको दशा और दिशा नाम से बहुत ही प्रेम है। समझ रहे हो? हेलो हेलो, जी सर। अब भारतीय खेल परिदृश्य हमारा, आपको पता है कि खेलों का पूछा है। खेल वाला पोर्शन कौन सा? 3rd पेपर में योगा एंड स्पोर्ट्स भी है, बोलो है ना? योगा एंड स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट्स पढ़ते हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जितनी भी संस्थाएं उनको पढ़ते हो, उनसे रिलेटेड, खेलों से रिलेटेड जो करंट इशू है वो भी पढ़ते हो, जो करंट डाटा है वो भी पढ़ते हो, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन से प्रतियोगिताएं, किन में किसको क्या मिला है, ओलंपिक में क्या मिला है, एशियन में क्या मिला है, कॉमनवेल्थ में क्या मिला है, दुनिया भर की आप बातें करके जाते हो। नए खेल कौन कौन से हैं, किसको क्या मिला है, कौन सा नया खेल जुड़ा है, कौन सा पुराना खेल हटा है, दुनिया भर की बातें देखते हो। बोलो हाँ या ना? डाटा जी बहुत सर। पर लिखना था मात्र 10 अंक में, अब लिखें क्या और छोड़ें क्या, समझ ही नहीं आ रहा। कि खेल की पॉलिसी के बारे में लिखें, कि खेल को लेकर जो नवाचार हो रहे हैं उसके बारे में लिखें, कि खेल के बारे में जो इंफ्रा डेवलप हो रहा है उसके बारे में लिखें, कि खेल को लेकर जो जितने इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में लिखें। 10 अंक का है, लिखना बहुत ज्यादा है पर लिखना बहुत कम है क्योंकि इस जगह नहीं है ना। बोलो, और लिखना आता है बहुत ज्यादा क्योंकि पढ़ के आए योगा एंड स्पोर्ट्स में। बोलो हाँ या ना? हेलो, जी सर। तो समस्या है कि ट्रेंड था इस बार। फिर एक आया इसी में 10 अंक का, कन्या भ्रूण हत्या, एक सामाजिक अभिशाप। कि फीमेल फोर्टिसाइड एक कल्चरल ब्लेमिश, है ना? अब कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक मुद्दा है, एक पिछड़े समाज की निशानी है, एक पिछड़े समाज का चित्र प्रस्तुत करता है, लोगों को ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी होने को बताता है, भारत में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की ओर इशारा करता है। ये एक तरह से भारत के उस चेहरे के दर्शन कराता है जो एकदम से क्या है, बिल्कुल कालिख लगा हुआ चेहरा है। क्लियर? कालिख पुता हुआ चेहरा है। क्लियर है मित्रों? ये हमारे भारत के कलंकित चेहरे की तस्वीर प्रस्तुत करने वाला टॉपिक है। बोलो है ना? कि जहां पर आज के टाइम में भी फीमेल फोर्टिसाइड जैसे मामले सामने आते हैं। आज भी बच्चियों को पैदा होने से पहले ही भ्रूण में मार दिया जाता है, गर्भ के अंदर ही उनकी हत्या कर दी जाती है। समझ रहे हो? हेलो, और गलती से अगर पैदा हो जाए तो उन्हें नाली में पटक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है, किसी जंगल में छोड़ दिया जाता है। दुनिया भर की बातें इस पे आती है पर लिखना मात्र 2 पेज में है।
बोलो हाँ या ना। फिर कन्या भ्रूण हत्या को लेकर दुनिया भर के, अब इसमें पीसीपी, एनडीटी एक्ट, लिंग परीक्षण वाली बात और दुनिया भर की बात, लिंग समानता वाली बात, लिंग असमानता वाली बात, जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी, दुनिया भर की चीजें लिखनी है। बोलो लिखनी है ना। संविधान की बात भी लिखनी है, समाज की बात भी लिखनी है, धर्म की बात भी लिखनी है, रूढ़ी की बात भी लिखनी है, संस्कृति की बात भी लिखनी है। समझ रहे हो? हेलो। फिर अगर ये अभिशाप है तो इस अभिशाप को मिटाने के लिए कौन कौन से कदम, दुनिया भर की चीज लिखनी है, लेकिन है मात्र पेज 2। तो किस तरह का निबंध लिखें कि जिससे इसमें 10 में से 8-9 नंबर मिल जाए। समझ रहे हो? हेलो। जी सर। है ना? तो करो। तो देखो समस्या तो ये भी है, तो इसलिए क्या है कि अपने देखा कि ये इस तरह का ट्रेंड 2016 में था। अब 2013 वाला पेपर, क्योंकि अब 2023 चल रहा है, तो मैं बस 13 तक के पेपर जो हैं, 2013 में जो सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो उस तक के पेपरों की चर्चा करूंगा। ये अपन आज ये 1-2 दिन जिससे अपन पूरी रणनीति एक साथ पढ़ सके और आपको पढ़ने में मजा आए। मैं कम से कम ये चाहता हूं कि आप मेरे बहन भाइयों, है ना, आपको मैंने वादा किया है कि, है ना, मैं बिल्कुल इस तरह की तैयारी आप लोगों को करवाऊंगा जिससे कि आपको 4th पेपर में जो मार्केट में मिथ चलता है ना, पेपर छूट जाता है, पेपर छूट जाता है, ये पेपर छूटने वाली कहानी कम से कम आप नहीं कहो। अपनी मक्कारी को ये कह के ना छुपाओ कि पेपर छूट गया। समझ रहे हो? हेलो। जी सर। है ना? तो इस चीज को 2013 में क्या हुआ मित्रों, यहाँ पर अलग ही ट्रेंड है। निबंध के 20 अंक नहीं है, 40 अंक का निबंध है। समझ रहे हो? हेलो। हेलो। जी सर। क्यों 40 जी अंक सर। का था? क्योंकि इसमें एक यूनिट 3 थी जिसमें 20 नंबर की राजस्थानी और आ रही थी ना। हेलो। हेलो। जी सर। यहाँ पर 40 अंक का निबंध था, और हंसी की बात क्या है, 40 अंक के निबंध के लिए मात्र 3 पेज थे। आप देख रहे हो, अब 20 अंक के निबंध के लिए 4 पेज आ रहे हैं, तो 40 अंक के निबंध के लिए 3 पेज आ रहे हैं, और 3 में भी 25% पेज तो टाइटल लिखने में ही, निबंध के शीर्षक लिखने में उड़ा दिया उन लोगों ने। मतलब आपको 2.5 पेज में निबंध लिखना है 40 अंक का। आप सोचिए, और उसके लिए 500 शब्द दे दिए, है ना। ये मानते हैं कि 2.5 पेज में 500 शब्द आ जाएंगे, ठीक है, या 2.5 पेज नहीं, सॉरी 5 पेज दिए। समझ रहे हो? सॉरी, मैंने 1 पेज वो ये स्टेपल करने के चक्कर में उठा के रख दिया। मान लो 500 शब्द का दे दिया, 5 पेज आपको खाली छोड़ दिया, 4 पेज आपको खाली छोड़ दिए, अब क्या करोगे? है ना। हेलो। हेलो। जी सर। 10 नंबर का पल्लवन दिया था, 10 नंबर का संक्षिप्तीकरण दिया था, 5-5 अंक के 2 पत्र दे दिए थे, और 40 अंक का निबंध दे दिया था, और 5 टॉपिक दे दिए थे। कौन कौन सा? पर्यावरण संरक्षण और जन चेतना। ठीक है। दूसरा दिया सूचना का अधिकार, उपयोगिता एवं सार्थकता। ठीक है जी। तीसरा दिया महिला उत्पीड़न, सामाजिक और विधिक पक्ष, क्योंकि 2012 में निर्भया केस हुआ था। बोलो हाँ या ना। कई जी सर। डोमेस्टिक वायलेंस के मामले सामने आते ही है। आपके भी 3rd पेपर में जो लॉ वाला सेक्शन है उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह चीज जैसी चीजें है ही है। विशाखा वगैरह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है ही है। तो दुनिया भर के उत्पीड़नों को लेकर बातें हैं महिलाओं में। ठीक है। फिर राजस्थान के पर्यटन विकास में लोक आस्था केंद्रों की भूमिका। अब पर्यटन दिया, लेकिन पर्यटन में एक फिक्स चीज पूछी, ज्यादा डायमेंशन नहीं पूछे, सिर्फ और सिर्फ लोक आस्था केंद्र। समझ रहे हो? हेलो। जी सर। गलती क्या करते हैं आप, आरटीआई वाली कॉपी देखना, इस पे निबंध लिखा है लोगों ने, उनको निबंध 40 में से 5 नंबर मिले, किसी को 7 नंबर मिले। पूछा है लोक आस्था केंद्र, लिख दिया राजस्थान के दुर्ग, महल और बावड़ी और झीलें। समझ रहे हो? हेलो। लिखना था, जबकि यहाँ का लोक आस्था केंद्र, लोक आस्था केंद्र क्या है? यहाँ के मंदिर, मस्जिद, देवालय, मस्जिद। हमारे यहाँ के पंच पीरों और हमारे और बाकी लोक देवी देवताओं के मंदिर, उन मंदिरों की वजह से उत्पन्न पर्यटन, रोजगार, दुनिया भर की चीजें, मेले, त्योहार, जो धार्मिक त्योहार है, जिनकी वजह से हमारे लोक आस्था केंद्र क्या है आज वैश्विक मंचों पर क्या है,
प्रसिद्धि पा रहे हैं। वो पूछा था, लिख दिया लोगों ने दुर्गों पर, लिख दिया लोगों ने साहित्य पर, नंबर ना मिला। फिर कह रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छा निबंध लिखा था, हमने तो पूरा कल्चर लिख दिया, पूरा फट चित्रण लिख दिया, पूरा थेवा कला लिख दी, पूरा ये लिख दिया, पूरे हमने मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ये सारे दुनिया भर के चित्र बता दिए। अरे भाई, लोक आस्था केंद्र में चित्र बताना था तो आपको सिर्फ इतना बताना कि भाई चित्र में भी कौन सा, कि फड़ कहाँ है, कि पिछवाई पेंटिंग कहाँ है, जो लोक आस्था केंद्र से जुड़ी हुई थी। फर्जी चित्रण थोड़ी बताना। लोगों ने, मैंने एक लड़की का निबंध देखा, आरटीआई कॉपी वाला, पूरी चित्र शैली उसने लिखी हुई, समझ रहे हो, चित्र पढ़ के गई होगी, है ना। हेलो। और फिर पूछा एक लैंग्वेज वाला, भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी, फिर मतलब लैंग्वेज वाला पुट यहां पर आ गया, समझ रहे हो। हेलो। तो देखो 5 टॉपिक है और 40 अंक का निबंध है। कितने अंक का? 40। 40 अंक। पर अब 40 अंक वाला तो नहीं आएगा, ये तो मान के चलो। अपन मान लेते हैं चलो पिछले 2018, 2021 और अब 23 में जो पेपर है कि अपने तो 20 अंक का एक निबंध आएगा। पर इन निबंधों से हमें एक आइडिया तो ये लग रहा है कि हमें निबंध जो तैयार करने, उन निबंधों का एक ट्रेंड है और उन ट्रेंड के साथ हम कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, नए डायमेंशंस के साथ टॉपिक्स को तैयार करेंगे। लीगल इश्यूज हैं कुछ 8-10, उनको तैयार करेंगे। सोशल इश्यूज हैं करीब 14-15, उनको अच्छे से तैयार करेंगे। और राजस्थान रिलेटेड जो 15-20 इश्यूज हैं, मतलब इश्यूज का मतलब राजस्थान रिलेटेड जो 15-20 सब्जेक्ट हैं, उनको तैयार करेंगे। कैसे निबंध में नंबर नहीं आएगा? हमारी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, निबंध का कौन सा टॉपिक आए तो कौन सा चूज करें, ये सारी बातें बहुत मैटर करती है आपको लैंग्वेज में नंबर दिलाने में। ये नहीं है कि 5 में से जो मर्जी आए वही उठा के लिख दिया। आपको 2 मिनट में डिसीजन लेना होगा कि आपका सिनॉप्सिस बेहतर किस पर है, कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर अच्छा लिख सकते हो, कि राइट टू इंफॉर्मेशन पर अच्छा सिनॉप्सिस है, कि वुमन ये उत्पीड़न में, महिला क्राइम अगेंस्ट वुमन मतलब महिला उत्पीड़न वगैरह पर, इस पर है, या फिर राजस्थान में लोक आस्था केंद्र जो है पर्यटन में भूमिका निभा रहे हैं, इन पर आपको आता है, या ग्लोबलाइजेशन का जो इरा चल रहा है इसमें हिंदी कहाँ पर स्टैंड करती है, इस पर आपको अच्छा सिनॉप्सिस आता है। तुरंत आपका माइंड बनना चाहिए और आप तुरंत डिसाइड करें कि यहाँ पर ये वाली बात लिखने पर ना मेरे अंदर रिपीटेशन वाली चीज आएगी, ना मेरे निबंध में मैं कहीं भटकूंगा, निबंध के सारे जो मानक है उन पर खरा रहूंगा, और साथ ही साथ एक रिदम टूटे बिना निबंध की सारी कसौटियों पर खरे उतरते हुए एक चंपू शैली में बढ़िया निबंध लिखूंगा। समझ रहे हो? हेलो। तो आप क्या है, इस चीज को देख के एक चीज तो समझ गए होंगे कि अपन जो पिछले 10 साल में अपनी 4-5 पेपर हुए हैं, कि इन पेपरों से हम एक आइडिया तो लगा सकते हैं कि निबंध हम बहुत अच्छे से लिख के हम आराम से 15-16 नंबर कमा सकते हैं 20 में से। क्लियर है मित्रों? हेलो। जी सर। और ये कमाने हैं, ये नंबर आएंगे 100%। ये ऐसा नहीं है कि ये नंबर नहीं आएंगे आप लोगों के। तो इसलिए, है ना, तो आज ये अपना एक तरह से पार्ट बनी मान लो, जिसमें अपन ने क्या निबंध जो पिछले 5 सालों में, 10 सालों में जो भी 4-5 एग्जाम हुई है उनमें देखें। अपन फिर क्या करेंगे, कल से इनकी पढ़ाई चालू कर देंगे। ठीक है जी? ओके। हेलो। कि अपने को कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक की एक लिस्ट बनाएंगे पहले, उन लिस्ट के आधार पर अपन चलेंगे, जिससे कि अपन बंद के चलें, अपने को टाइम का भी पता रहे, टाइम मैनेजमेंट भी सही रहे, और एक अपन बेहतर तरीके से, मैं सारी पीडीएफ जो निबंध की वो दूंगा, फिर उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर निबंध को अपने खुद का स्टाइल डेवलप करना है, क्योंकि मेरे लिखे गए निबंध को आप वहां लिख के आओ, इसकी कतई भी गारंटी नहीं है कि उस पर नंबर मिलेगा। लेकिन अपना अगर स्टाइल डेवलप कर लिया, अपने उस निबंध लिखने में एक अपनी एक यूनिकनेस, जो अपनी अद्वितीयता है वो अगर दिखी, तो अपने आप नंबर मिलेगा। बहुत सदी हुई भाषा में लिखा, सटीक लिखा, सरल लिखा, आराम से नंबर मिलेगा। समझ रहे हो? तो आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है भैया? ओके। ओके सर।